हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो शुरू करते हैं। पहला है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइस टू एलोकेट scarce sources to satisfy their unlimited wants in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize their social welfare। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या करता है, एक ह्यूमन बीइंग की स्टडी है। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसमें चॉइस करता है। किस चीज़ की चॉइस करता है? रिसोर्सेज की, जो उसके पास है रिसोर्सेज। अब इसमें यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है स्केयर। स्केयर का मीन क्या होता है कि जिन रिसोर्सेज की डिमांड तो ज़्यादा होती है लेकिन उनकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। उन रिसोर्सेज में उसको क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, चॉइस करेगा। क्यों चॉइस करेगा? क्योंकि उसको अपनी वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, ताकि जो हमारा जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके, और जो सोसाइटी है वो अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम कर सके। तो इकोनॉमिक क्या है, किसी ह्यूमन बीइंग की स्टडी है, उस ह्यूमन बीइंग की जो चॉइस करता है रिसोर्सेज में, ठीक है, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और सेटिस्फाई क्यों होना चाहता है? क्योंकि कंज्यूमर क्यों सेटिस्फाई होना चाहता है? प्रोड्यूसर प्रॉफिट सेट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहता है, और सोसाइटी क्या है, सोशल वेलफेयर चाहती है। तो ये हमारा मीनिंग तो हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज से आती है? ग्रीक लैंग्वेज से आती है। कौन से दो वर्ड्स हैं जिनसे मिलके बनी है? ऑक्स और नेमिन। ऑक्स का मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड। नेमिन का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, और दोनों का मिला के मीनिंग क्या बन गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस। यानी कि कोई भी एक पर्सन की बात कर रही हैं कि वो अपने हाउस को मैनेज करता है। ठीक है, इसमें अपनी एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम होगी, ठीक है, उसके बारे में भी हम स्टडी करती हैं। इनकम के अकॉर्डिंग क्या है, अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। तो ऑक्सनेमिन क्या हो गया? हाउस होल्ड को मैनेज करना। ठीक है, आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है वो की है एडम स्मिथ ने। कौन से ईयर में? 1776 में बात की थी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम भी यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसकी बुक का नाम है, बुक का नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करती हैं? इसके अंदर हम स्टडी करती हैं वेल्थ की। ये इसने क्या बोला कि हम सिर्फ वेल्थ की स्टडी करती हैं, और इसी बात के इसको क्रिटिसाइज़ भी किया मार्शल ने। उसने कहा कि नहीं भाई, इसके अंदर हम सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं करती, इसमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी करती हैं। इसने एडम स्मिथ ने तो सारे इकोनॉमिक्स को क्या बना दिया, एक वेल्थ बना दिया। हालांकि वेल्थ के अलावा ये कहता है कि हमने मैनकाइंड की स्टडी भी करती हैं। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन। ये किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन कब दी? 1890 में दी। उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उसने यही बोला था कि एक मैनकाइंड स्टडी है। इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इट इज़ वन साइड ए स्टडी ऑफ वेल्थ एंड अदर साइड मोर इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। और इसमें इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि इसकी डेफिनेशन थी वो भी प्रॉपरली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसने सिर्फ ये कह दिया कि मैनकाइंड की स्टडी है, और इसके अंदर हम किसकी स्टडी करती हैं? इसने सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज की बात की थी कि हम से इसमें सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ती हैं। हालांकि इसके बाद इसके साथ फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों रिसोर्सेज की हम स्टडी करती हैं। तो ये डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। आगे आ गया स्केर्सिटी डेफिनेशन। वो किसने दी थी स्केर्सिटी डेफिनेशन? रॉबिन्सन ने अपनी जो बुक लिखी थी 1932 के अंदर,
ठीक है। उसके अंदर उन्होंने डेफिनेशन लिखी, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। उसने कहा था कि एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसके एंड स्केयर्स मीन रिसोर्सेज हो गया, जिसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं। तो रॉबिन्सन्स की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसने सिर्फ इकोनॉमिक्स को एक वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स बना दिया है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। आगे आ गया हमारा समुल्सन। समुल्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? समुल्सन ने मार्शल और रॉबिन्सन दोनों की डेफिनेशन को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग डिफरेंट पीपल। इसने पूरी सोसाइटी को लिया है, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको क्या किया है, उसकी वैल्यू को भी लिया है और साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट पीपल्स में, ठीक है। तो इसने दोनों की डेफिनेशन को कंबाइन कर दिया। जो पॉल समुल्सन है, इनको क्या है, ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिस्ट हैं, और इसकी डेफिनेशन को ही हम प्रॉपर डेफिनेशन मान के चलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ बोथ ए साइंस एंड आर्ट। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है कि ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। इट इज़ ए साइंस बिकॉज इट्स स्टडी फैक्ट। इसको साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम फैक्ट की स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकली। इसको आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइंट केयर साइंस इज़ बिल्ट ऑफ फैक्ट एज ए हाउस टू इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन। साइंस के अंदर क्या करते हैं हम? फैक्ट को कलेक्ट करते हैं एज ए हाउस इज बिल्ट स्टोन बट एट कम्युलेशन ऑफ फैक्ट इज़ नो मोर ए साइंस दैन ए हीप ऑफ स्टोन इन ए इज़ ए हाउस। ये कहते हैं कि जैसे हम घर बनाने के लिए स्टोन को, ईंटों को इकट्ठा करते हैं, ईंटों को, और सिर्फ ईंटों को इकट्ठा करना ही घर नहीं बनाता, ईंटों को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकल ढंग से लगाने को ही हाउस कहते हैं। उसी तरीके से साइंस को कहते हैं कि साइंस के अंदर हमने सिर्फ फैक्ट को कलेक्ट नहीं करना, उसको सिस्टमेटिकल ढंग से लगाएंगे तभी हम उसको साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड ए साइंस बिकॉज इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन ए सिस्टमेटिकल एंड लॉजिकल वे। इट डिस्कवर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाइक द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है सिस्टमेटिकल एंड लॉजिकल वे में, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम चेक करते हैं। तो ये क्या कहता है कि जैसे हमारी प्राइस कम होती हैं, ठीक है, प्राइस कम होती हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या है, बढ़ती है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, तो दोनों में कॉज और इफेक्ट रिलेशन चेक किया, तो इसका मतलब हम इसको साइंस कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट है व्हाट इट इज़ ए सोशल साइंस। अब हम बात करते हैं ये कौन सी साइंस है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये सोशल साइंस है, ये नेचुरल साइंस नहीं है, क्योंकि नेचुरल साइंस की तरह इसको लैब में टेस्टेड नहीं किया जा सकता। इट स्टडी ह्यूमन बींग्स देयर वांट्स चॉइस एंड इंट्रैक्शन। ये सिर्फ ह्यूमन बींग की स्टडी करती है, इसको लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विद टू एक्सपेक्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर दो एक्सपेक्ट हैं, एक तो है पॉजिटिव साइंस और एक है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है? जिसके अंदर हम फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का सल्यूशन देखते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। अब कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव साइंस है, और कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। जो सीनियर है, रॉबिन्स है, फ्रीडमैन है, ये क्या कहते थे कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव साइंस है। जैसे सीनियर क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव साइंस है, इसके अंदर सिर्फ फैक्ट की स्टडी करते हैं वो सिस्टमेटिकल ढंग से।
दूसरा क्या है मार्शल पीगू एंड हॉर्ट्रे, ये क्या कहते हैं कि पॉजिटिव ही और नॉर्मेटिव ही है। इसके अंदर हम फैक्ट तो देखते ही हैं, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं। ठीक है, आगे है इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद फैक्ट एंड व्हाट इज़, तो ये क्या कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ स्टडी करती है, डील विद फैक्ट एंड व्हाट इज़ इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट। तो ये क्या कहती है हमें कि जो पॉजिटिव साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फैक्ट के साथ स्टडी करती है कि क्या है, मान लो इकॉनमी में क्या चल रहा है, पॉवर्टी है इकॉनमी में, अनएम्प्लॉयमेंट है, मनी सप्लाई बढ़ गई है यानी कि इन्फ्लेशन है इकॉनमी या डिफ्लेशन है, तो इसके बारे में हमें बताती है कि इकॉनमी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्या है का आंसर देती है हमें। इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव साइंस। अब नॉर्मेटिव साइंस में क्या देखते हैं हम, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद ओपिनियन वैल्यू एंड व्हाट ऑट टू बी, इट टू सुजेस्ट पॉलिसी टू इम्प्रूव वेलफेयर। तो ये इसके अंदर हमें अपने ओपिनियन देती है, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, इट टू सजेस्ट पॉलिसी टू इम्प्रूव वेलफेयर। अब सपोज करो कि इकॉनमी में एक पॉवर्टी है, तो अगर पॉवर्टी है इसके बारे में बताती है कि इकॉनमी में 5 करोड़ पीपल अंडर पॉवर्टी है। ठीक है, तो अगर हम इसका सल्यूशन देते हैं कि अगर पॉवर्टी को दूर करना है सरकार को क्या करनी पड़ेगी, इनकम उनकी टैक्स कम करने पड़ेंगी, उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए सरकार पॉलिसीज़ बनाती है। अब जो पॉलिसीज़ बना रही है वो किस में आएंगी, हमारी नॉर्मेटिव साइंस है। अगर सिर्फ हम इकॉनमी में ये कहती है कि इकॉनमी का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव साइंस हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो वो क्या होगी हमारी नॉर्मेटिव साइंस होगी। ठीक है, ये हमें नॉर्मेटिव साइंस सोल्यूशन देती है, पॉलिसीज़ बना के देती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो दोनों हमने कॉन्सेप्ट पीछे पहले पढ़ लिए हैं, तो आगे अब इसमें देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोनों का नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसका नेचर क्या है सब्जेक्टिव है। ये फैक्ट के ऊपर बेस है और ये वैल्यू के ऊपर बेस है। आगे है फोकस किस पे करता है, ये व्हाट इज़ मतलब इकॉनमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो ये सिर्फ हमें बताता है कि इकॉनमी में चल क्या रहा है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि बट और टू बी क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताता है। अप्रोच, आगे नेक्स्ट है हमारा अप्रोच, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करता है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम पॉलिसीज़ के बारे में। आगे एग्जांपल दिया है राइज इन डिमांड, राइज इन प्राइस। इसके अंदर कॉज कौन सा है, पहले कॉज है हमारा राइज इन डिमांड, इफेक्ट क्या है राइज इन प्राइस। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम, राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड क्या होगा हमारा कॉज हो गया, और सॉरी राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस हमारा क्या हो गया इफ़ेक्ट हो गया। तो इसमें हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, राइज इन प्राइस की प्राइस पहले से बढ़ गए हैं तो राइज इन डिमांड, अगर प्राइस पहले बढ़ गए उसके बाद डिमांड क्या है डिक्रीज़ इन डिमांड, तो क्या हो जाएगा राइज इन प्राइस क्या हो जाएगा कॉज हो जाएगा, और डिक्रीज़ इन डिमांड क्या हो जाएगा हमारा इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मेटिव क्या है हमें सोल्यूशन देता है, पॉलिसीज़ बना के देता है। तो ये क्या कह रहा है कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए सरकार पॉलिसीज़ बनाएगी। अगर पॉलिसीज़ बना रही है तो वो कौन सी साइंस है हमारी, कौन सी इकोनॉमिक्स है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अगर हम सिर्फ फैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आगे नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें हमें कंक्लूज़न भी बता दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, बोथ है
पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी है। पॉजिटिव के अंदर हम रियलिटी की अंडरस्टैंड करते हैं, इसके अंदर हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वेलफेयर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड आर्ट। हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स साइंस है, और साइंस कौन सी है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है या नहीं है, उसके बारे में हम देखते हैं। आर्ट मीन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव गोल, कि इसके अंदर आर्ट क्या होती है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चलती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ कंसर्न विद हाउ नॉलेज इज़ यूज रैदर दैन जस्ट अंडरस्टैंडिंग फैक्ट। इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ फैक्ट के साथ रिलेटेड ही नहीं है, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेके चलते हैं। इकोनॉमिक्स भी आर्ट है। ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स थ्योरीज और प्रिंसिपल क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। इसके अंदर जो थ्योरीज हैं और जो लॉ हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम आर्ट कहते हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आर्ट नहीं है, और कुछ कहते हैं कि ये साइंस और आर्ट दोनों ही हैं। जैसे वॉलरस हैं, रॉबिन्सन हैं, वो कहती हैं कि ये सिर्फ साइंस है, आर्ट नहीं है। मार्शल और पीकू क्या कहते हैं कि भाई दोनों ही हैं, ये तो साइंस भी है और आर्ट भी है। केन्स क्या कहती हैं, केन्स इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से बोलता है कि इसके अंदर हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने आर्ट की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी, कि इसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, वाई इकोनॉमिक्स इज़ कंसिडर एन आर्ट। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है। सबसे पहले तो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज़। इसके अंदर जो हमारी थ्योरीज़ हैं, जो हमारे लॉज हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इसीलिए हम आर्ट कहते हैं। सेकंड है हमारा गाइड्स पॉलिसी मेकर। तो सेकंड क्या कहता है कि सरकार की हेल्प करती है, गवर्नमेंट की हेल्प करती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाने के लिए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करना है, ठीक है, या रिडक्श कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, तो उसके लिए सरकार क्या बनाती है, अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। तो पॉलिसीज़ बनाती है वो, उसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स एम एट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर by applying principle to real issues, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटी। तो ये कहते हैं कि अगर ह्यूमन वेलफेयर करना है, सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो हमें जो रियल इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी के लिए हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती हैं, तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक्स को आर्ट कहते हैं। प्रिस्क्राइब सोल्यूशन, अनलाइक प्योर साइंस विद ओनली एक्सप्लेन। जैसे कि प्योर साइंस है, जैसे हम उसके अंदर हमें सिर्फ फैक्ट के बारे में स्टडी करती हैं, ठीक है, जो फिजिकल साइंस है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कहता कि इकोनॉमिक्स क्या है, हमें रियल लाइफ्स के सॉल्यूशन भी देती है कि कैसे हम रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देती है, इसलिए हम इसको आर्ट भी कहते हैं। यूजिंग ऑफ एग्जाम्पल है आगे, यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल टू फिक्स मिनिमम वेजेस। तो ये एग्जांपल बता रहे हैं हमें कि आर्ट क्यों है। सबसे पहले तो ये डिमांड और सप्लाई प्रिंसिपल बनाती हैं कि मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए उसके बेस के ऊपर। दूसरा है टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाती हैं कि ताकि इनइक्वलिटी को हम कम कर सकें, ठीक है, जो इनकम के अंदर इनइक्वलिटी है उसको कम कर सकें। केन्स थ्योरी टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर कर सकती हैं, मिनिमम वेजेस को है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में हम इसको स्टडी करते हैं। आगे है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट बिकॉज इट सेट प्रैक्टिकल रूल्स एंड गाइडेंस टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर। तो ये डेफिनेशन में भी आप इसकी लिख सकते हो कि आर्ट की, कि ये हमारी प्रैक्टिकल्स, रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू हमारी किसको सॉल्व करता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ताकि ह्यूमन वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। तो हम इन शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस और आर्ट क्या है, दोनों ही है, ठीक है। आज का चैप्टर यहीं तक था।
आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आगे हम नया टॉपिक लेके आएंगे जल्दी आपके लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।